नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हियर दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, जिन्होंने बीएफआर पे लाइव वेबिनार सीरीज शुरू की थी और आज बहुत ही कम मेडिसिन रह गई है। और आज सबसे अच्छी मेडिसिन जो काफी अंडररेटेड है, लोग नहीं जानते हैं ज्यादा इसके बारे में, लेकिन बहुत यूजफुल है, विलो के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेन गेस्ट स्पीकर, जिसको हम सब सुनना चाहते हैं, दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़। दादू आज हमारे साथ बहुत लंबे वक्त के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ के आज हमारे साथ हैं, इतने स्वस्थ। आज हम सब उनको सुनेंगे। आज हमारे दूसरे मेन स्पीकर हैं डॉक्टर रितु सिंघवी जी, जो विलो पे अपना अच्छा सा इंसाइट देंगे, समझाएंगे कि भाई विलो जो है सिर्फ कंप्लेन के समित ही नहीं है, आगे उसमें क्या क्या चीज है, और थोड़ा बहुत मैं भी बोलूंगी। तो आज आप सब, मुझे पता है कि आप दादा के बारे में, दादा से सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो सीधे दादा की ओर चलते हैं। दादा, ओवर टू यू। नमस्ते सबको और सबको थैंक यू। आप सबकी दुआ इतनी काम कर गई, इतनी काम कर गई जितना मेडिसिन ने काम नहीं की। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप सबको आज देख रहा हूँ ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि हाल क्या है मेरी हेल्थ का, न पूछो। आप सबको देख के मैं आधा और ठीक हो गया हूँ। ठीक है, बट आज मेरा मुंह मत खोलवाना। मैं आज झूठ ही बोलूंगा। मैं एकदम से आप सबके साथ झगड़ा करने वाला हूँ। आप बोलते हो आप दोनों अच्छे डॉक्टर है, आप दोनों देखो देखो पी लिया ना पानी। पाँव के नीचे, पाँव के नीचे पानी आ गया। हाँ, आपकी दवा बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपकी दवा से मैं ठीक ही नहीं हुआ। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आपसे दवाई ले। तो आज ठीक। आप मेरा मुंह मुंह मत खुलवाना, वरना मैं ऐसे ही बोलूंगा, उल्टा ही बोलूंगा। आप दोनों जो प्रगति कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जल रहा हूँ अंदर। ये नफरत हो रही है आप दोनों से। ठीक है, समझ ये रहे हो है ना आप? विलो। ये है विलो आप दादा दोनों आज क्या, के। नहीं आप दोनों क्या कर रहे हो? मेरी बिल्ली और मुझसे ही मियाऊं? बिल्कुल। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आप दोनों संभालो, मैं सुनता हूँ। नहीं, अभी आप पहले बोलिए। नहीं, बोल लिया। अच्छा ठीक है मैडम। ठीक है मेरी मैडम, आप स्टार्ट कैपेसिटी इतनी ही है, कीजिए। फिर थोड़ी देर के नहीं नहीं, बाद और कुछ बोल दूंगा। मेरे दादा पास आप आए ऐसा कोई वही बहुत है मेरे पास हमारे ऐसा लिए। कोई पैथोलॉजिकल वो नहीं है, वो इंसाइट आप ही दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच दादा। दादा आप हमारे साथ हैं आज। डॉक्टर रितु ने बहुत दादा को समझाया कि दादा आप रेस्ट करें, पर दादा ने बोला कि बहुत टाइम से हमारा जूम मीटिंग बंद है, लेकिन अब फिर से शुरू करना चाहिए, चीजें तो चलती रहती है। और इस सिचुएशन पे आज की विलो में आपको कैसे समझाती हूँ। आपने रेंडमली सुना होगा कि भाई विलो किस चीज के लिए देते हैं, कि उस चीज के लिए देते हैं कि इंसान जो है कंप्लेन ज्यादा करता है, ब्लेम ज्यादा करता है लोगों को, कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, और बस उसकी कंप्लेन कंप्लेन, वो हेल्थ के बारे में हो, घर के बारे में हो, कोई इंसान के बारे में हो। दो विलो इज ओवर एवर कंप्लेनिंग पर्सन, बस इतना पता है कि भाई आगे जाके विमेन है, झगड़ालू वाइफ है, उसको हर चीज से कंप्लेन रहती है, तो उसको दे दो। झगड़ालू सास है, उसको घर से, बहू से, बेटे से प्रॉब्लम है, उसको दे दो। एक ओवर कंप्लेनिंग बॉस है, जिसको कोई भी एम्प्लॉय से सूट नहीं होता, हर एम्प्लॉय में नुस्ख निकालता रहता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको दे दो। पर विलो सिर्फ कंप्लेन तक सीमित नहीं है, वो तो उसका एक आउटकम है। विलो आपको ऐसे दिखता है, पर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद बहुत कम लोग आपको समझाएंगे कि भाई विलो ऐसा बिहेव क्यों करता है, या फिर ऐसा सेल्फ राइचियस क्यों बन जाता है। तो
वो इसका इसीलिए बन जाता है कि देर इज अ समवेयर बिहाइंड फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, ऐसी फीलिंग कि मेरे साथ गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ गलत हुआ है, मैं एक विक्टिम हूं, मेरे साथ नियति ने, कुदरत ने, भगवान ने बहुत ज्यादा गलत किया है, तो मेरा हक बनता है कि मैं ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहूं, लोगों को बुरा भला बोलूं, और लोग मुझे ज्यादा स्पेशल अटेंशन और स्पेशली ट्रीट करें क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखिए, मुश्किलें हर किसी इंसान, किसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं है, किसी को जॉब से रिलेटेड, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी के फाइनेंशियल चीजें अच्छी नहीं है, किसी के रिलेशंस अच्छे अच्छे नहीं है, किसी के किड्स को लेके परेशानी है, उनकी हेल्थ को लेके परेशानी है। देखिए, हर सिचुएशन का हम कैसे उसके साथ डील करते हैं वो इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर हम, मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, मेरी जॉब चली गई या मेरा घर चला गया या फिर मेरी हेल्थ, मुझे सडन कुछ डायग्नोस हुआ, तो मैं ऐसा समझ लूं कि ठीक है, भगवान ने चाहा होगा, एंड लेट इट गो, और फिर गो विद द फ्लो। लेकिन विलो इंसान क्या करता है, विलो ब्लेम करता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, मेरे साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि एक हाईली प्रिविलेज्ड बच्ची है, फीमेल से ही शुरू करते हैं, मोर प्रिविलेज बच्ची मतलब बहुत बड़े खानदान में उसका जन्म हुआ है, उसको सारी चीजें मिली है, कभी उसके माँ बाप ने उसको किसी चीज के ना नहीं बोला, शायद लाखों की गाड़ियां ले दी उसको, ज्वेलरी, उसको महंगी महंगी ट्रिप, सब कुछ दिया। अब वो रियल वर्ल्ड में कदम रखती है, उसने कभी ना नहीं सुना, कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं झेले, कुछ नहीं, उसको बोले कि शी इज वेरी प्रिविलेज्ड। आगे जाके वो एक जगह पे कदम रखती है, वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में, जहां पे उसको एक कंपनी में जॉब मिलती है, पर शी इज वेरी ऐसे ही कि भाई हाँ चलता है काम, तो किसको करना है, और उसकी इस बिहेवियर की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसा 2-3 बार होता है क्योंकि वो सीरियस नहीं है काम को लेकर। फिर वो क्या शुरू करती है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में फॉल्ट है, वो लोग जेंडर बायस है, वो फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको मेरे नॉलेज से प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ देर इज अ सेल्फ पिटी देर, देर इज ब्लेम गेम देर, उसकी नियति को उसको नहीं सोचना है। आगे जाके उसके लव अफेयर्स में कुछ इशू होता है या फिर कुछ होता है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, मुझ में कोई कमी नहीं है, उसमें ही प्रॉब्लम था। आगे जाके उसकी शादी होती है, शादी में सपोज उसके घर में अगर कुछ इश्यूज है, कुछ हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ, उसको अगेन ब्लेम गेम चालू। उसको ये नहीं पता कि मेरा नेचर ऐसा है, या उसको एक्सेप्टेंस नहीं है कि ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ जेंडर बायसनेस है, आगे जाके लड़कियों से इश्यूज है, या हर किसी के घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो रहती ही है, बट शी वुड नेवर एक्सेप्ट, शी कीप्स ऑन कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग द फेट, अल्टीमेटली नियति पे, कि मेरी तो नियति ही ऐसी है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, दीज एंड दैट। तो धीरे धीरे आगे जाके वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, उसको ऐसा नहीं पता। हमें हर चीज, हमारा हर फेट जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब विल जस्ट डील विद इट, बट जैसे जैसे हम इसको अपोज करते हैं तो वहां पे, यहाँ पे एक ब्लॉक जनरेट होने लगता है। दिस इज द ब्लॉक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। धीरे धीरे वो ब्लेम नियति से कब हटके वो इंसान अंदर ही अंदर इतनी गुस्सा भरा है कि मेरे साथ इतना अनफेयर हुआ है, मेरे इन लॉज ने अनफेयर किया है, मेरे हस्बैंड ने, भगवान ने, मेरे माता पिता ने, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, और उसका धीरे धीरे नेचर ऐसा बन जाता है। अभी वो लड़की 45-50 ईयर्स की एज में है, किसी की बुआ है, किसी की चाची है, तो हर आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसी चाची होगी जो हमेशा मुंह फुलाए कोने में खड़ी रहेगी, इतने बड़े फंक्शन में जैसे आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो कि भाई चाची क्या है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ अरेंजमेंट्स नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि किसी को क्या करना चाहिए, ये चीज। एम आई नॉट ऑडिबल Hey, एवरीवन? you are audible. You हेलो। are audible. It's okay. You are audible. Yep. ओके। तो वो कंप्लेन की ये चीज अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपका वेलकम अच्छा नहीं है, तो मुंह फुला के बैठ जाना, वो एक विलो का एक, कब ये सारी चीजें नियति को ब्लेम करते करते कब सेल्फ राइचियसनेस में बदल गया वो विलो को भी नहीं पता। स्पेशली फीमेल्स में, जैसे ये, दिस इज हाउ इट कम्स व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनफेयर, मेरे साथ किसी ने गलत किया है, वो जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं करते, ठीक है, तब धीरे धीरे ये विलो पर्सनालिटी डेवलप होती है। उससे ऐसी फीमेल्स को, ऐसे मेल को धीरे धीरे हाइपोथायरॉइड है, टाइप 2 डायबिटीज है, सर्वाइकल स्पॉन्डालोसिस है,
ऑस्टियो आर्थराइटिस है, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, ऐसी सारी साइकोटिक्स जो हम होम्योपैथी में बोलते हैं, वैसी बीमारियां शुरू हो जाती है विलो को। तो यहाँ ब्लेम गेम तो सिर्फ सामने दिखता है, इसके पीछे का ये पूरा पोर्ट्रेट है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ अनफेयर, ये सारी चीजें। तो जब हम कोई मुश्किल को भगवान का काम समझ के कि भाई होगा, तूने जो ठीक लगा तूने किया, वो समझ के यहाँ पे ब्लॉक नहीं रहता, हम अगर अपना काम शुरू कर दे तो हम कभी भी ऐसी चीज में नहीं फंसेंगे। और उसका सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की विलो पर्सनालिटी जनरेट करने में। क्यों? कि आजकल हम सबके पास फैसिलिटी है, ठीक है, हमने कभी अपने बच्चों को किसी चीज के लिए ना नहीं बोला है। धीरे धीरे बच्चों को ना बोलना सीखो कि भाई तुम्हें ये चीज नहीं मिल पाएगी, उसको एक धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट्स कि हर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती, दिस इज ओके। अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो दिस इज ओके। आपके बच्चों को ना बोलना सीखो कि नहीं मिलेगा तुमको ये अभी, उसकी हर चीज की डिमांड मत पूरी करो, आगे जाके वो विलो पर्सनालिटी बनेगा अगर बच्चा बहुत सेंसिटिव होगा तो। ठीक है, तो दिस इज हाउ विलो पर्सनालिटी डेवलप्स। दूसरा कि विलो से टोटली अपोजिट हमारे दादा देख लीजिए, उसकी इतनी बड़ी एज, इतनी ज्यादा एडवांस्ड एज है, कोमोर्बिडिटीज है, एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, उसके बाद वायरल लोड इतना, आज वो बहुत सारे वीकनेस है, बट ही नेवर, हम डर गए थे उनकी बीमारी को सोच के, बट ही वाज लाइक ऑलवेज पुट स्माइल ऑन हिज फेस। अगर वो तो होता रहता है, उसमें क्या है, मेरे साथ हुआ किसी और के साथ होगा, तो कभी ब्लॉक जनरेट नहीं होगा। नहीं तो वो भी ब्लेम कर सकते हैं कि भाई भगवान ने पहले मुझे कोविड किया, मुझे मैं मरते मरते बचा, अब इतनी बड़ी बीमारी, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, अभी मुझे वायरल हो गया है। ही वुड नेवर कंप्लेन। तो दिस इज हाउ विलो, अगर फीलिंग ऑफ अनफेयर, हम इसको अपनी होम्योपैथी स्टेफिसाइग्रिया से कंपेयर कर सकते हैं, तो विलो पर्सनालिटी से बचने के लिए जस्ट सारी चीजों से धीरे डील करो, उसको फेट के ऊपर छोड़ दो, तो आगे जाके विलो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। आप उसकी अनफेयरनेस को ट्रीट करो और उसको काउंसिल करो। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रितु, वन ओवर मिनट टू मैडम, मैडम 1 मिनट। आज मैं थोड़ी आपकी एग्जाम लूंगा। देखो पी लिया पानी। बोले दादा। ऑटो इम्यून सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या है? हाँ हाँ, देखिए दादा, जैसे मैं अभी नागपुर में गई थी, कि उसमें ऐसा है कि हमारी जो बॉडी थी पहले, बहुत बड़े बड़े जीव, जैसे आपने एक गिनी वॉर्म के नाम, गिनी वॉर्म के बारे में आप सर्च करते हैं कि पूरा 15 फुट ऑफ वॉर्म है, वो हमें डायरेक्ट हमको बोलते हैं ना कि इन्फेस्ट करता था, हमको उसके इन्फेक्शंस लगते थे आज से 100 साल पहले। फिर धीरे धीरे इतने बड़े जीव हमको इन्फेक्ट कर रहे थे, लेकिन छोटी छोटी कोई भी बीमारियां नहीं। धीरे धीरे हम बहुत सेंसिटिव हो गए। फिर इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जब टीबी का टाइम आया था, जब बहुत सारे लोगों को टीबी हुआ करते थे, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हम इतने सेंसिटिव हो गए मेडिसिन से, एनवायरमेंट से, स्ट्रेस से, कि हमारी बॉडी धीरे धीरे ज्यादा सेंसिटिव होने लगी इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और आगे जाके हमने एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की, एंटीबायोटिक्स लेने लगे, हमारी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस है वो बहुत कम हो गया। Exactly. धीरे धीरे छोटे, अभी तो वायरसेस, ये कोरोना वायरसेस, H2N3, जिसका हवा का 1500 वायरस, सालों से खबर है, हवा का 1500 वायरस भी सालों से अटैक कर जाता है। एनवायरमेंट, यस, हम 1500 सालों से, एक छोटा वायरस हमको हमारी हालत खराब कर दे रहा है, हम फिर भी नहीं माने, और अब हमारी खुद की बॉडी हम पर अटैक कर रही है। वी आर दिस सेंसिटिव। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब हमारी बॉडी का एक डिफेंस, ऑलरेडी सब डॉक्टर्स जानते ही हैं कि हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म बना है कि बाहर की अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बाहर का कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी को अटैक करता, तो देयर इज सम सिस्टम कि हम उसको काउंटर अटैक करके उसकी इफेक्ट कम करते हैं। बट नाउ वी बिकम दैट सेंसिटिव, हमारा मायाजम इतना इवॉल्व हो चुका है, स्ट्रेस हमारे एनवायरमेंट की वजह से, हमारा स्ट्रेस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी छोटी छोटी चीजों के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेना, छोटी छोटी, हमने अपनी बॉडी को कभी मौका ही नहीं दिया। तो और बॉडी बिकम दैट सेंसिटिव कि हम अपने ही बॉडी ऑर्गन्स को अपना फॉरेन बॉडी मानने लग रहे। मतलब आवर बॉडी अटैक्स इट्स ओन सेल्स। ऑटो इम्यून हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस,
सो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम और बॉडी बिकम दैट सेंसिटिव कि हमारी खुद की बॉडी है, हमें खुद को ही इफेक्ट करने लगती है, कि जैसे ऑटो इम्यून पाइलोनेफ्राइटिस, पायरोसिस। या फिर ऐसी चीजें कि हमारी बॉडी ही हमारे एक ऑर्गन को टारगेट कर रही है, फॉरेन बॉडी समझ के उस पर ही टारगेट कर रही है। तो दिस इज व्हाट कॉल ऑटो इम्यून डिसीज, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, कि अब हम B अपनी cells are बॉडी से eating ही the सीख own नहीं body. है। बस And बस यही there is समझाना। no specific cause of autoimmune disease, no cause. देखो देखो यही समझाना चाहता हूँ। आपने जितने भी सिम्टम्स बताए ना, उसको आप मेंटल सिम्टम्स में कन्वर्ट कीजिए। Exactly. आपके सामने विलो विलो आ जाएगा। तो जहां आपका पेशेंट ऑटो इम्यून सिंड्रोम में है, तो विलो जैसी कोई मेडिसिन कोई नहीं है। मेडिसिन नहीं है। और विलो का रिजल्ट देख के आप चकित रह जाओगे। ठीक है। Yes. ठीक है, अब आगे आप संभालो। डॉक्टर रितु। Yes, ma'am. Thank you, Dada. Thank you, Dr. Sonal. It is wonderful to have you. एक ऐसा लगता है कि हाँ, हम पूरे घर वाले अब साथ में बैठे हैं। Thank you so much. So the best part about your talk was autoimmune, and I was just talking with my father yesterday. तो वो यही चीज बोल रहे थे कि मेरी मजबूरी थी कि मुझे वैक्सीनेशन लेना पड़ा था दो, बट ही सेज ही इज एन एलोपैथी डॉक्टर, बट फिर भी वो एक चीज बोलते हैं कि जहां तक कोशिश होती थी मैं होम्योपैथी ही लेता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि छोटी छोटी चीज के लिए अगर मैं एंटीबायोटिक लूंगा या मैं दूंगा तो वो सप्रेस करेगी, वो रिगार्डलेस हटाएगी नहीं बॉडी में से, सप्रेस करेगी to produce in another form which is further going to eat your own body cells by the body itself, which further takes the course to autoimmune diseases. All said and done, but yes, willow is such a medicine जिसके लिए बोला जाता है ना कि I forgive, I resolve, and I let the bitterness dissolve. तो bitterness आती है, किससे आती है? स्ट्रेस से आती है, and bitterness takes a form of small disease in the body, then it becomes larger diseases, cluster of if defective of cells, which can take a course of cancer also. So the best and end of the remedies is willow, which says I forgive, I resolve, and I let the bitterness dissolve. So in nutshell, it says ki yes, if you are flexible, willow is flexible. If I am flexible, I will not let any of the disease fall prey on my body. I will be free of them. I will let the nature cure my body, which is a gift of nature. बोलते ना जहर जहर को मारता है, तो बॉडी अपने आप को हील करेगी, बशर्ते आपका मेंटल स्टेटस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वेरी नियर टू परफेक्ट, या ऐसा होना चाहिए यू शुड बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस एंड रिएक्शंस, व्हिच आई ऑलवेज say to everybody, if you are aware of your actions and reactions, you are in a very good mental health. And if you are in a good of mental health, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपकी बॉडी को खाएगी। Yes, of course, with age अगर कुछ आ जाता है, that's entirely different thing. But as far as attacking the body is concerned, willow is that close to healing you. अब उसे I remember understanding from Dada through its plant again, which I always begin with plant and I always end with animals, because again they are the gift of nature. So willow loves to grow near water, पानी के साथ साथ, and so much so that it has so much of life कि अगर वो willow को पानी के अलावा अगर आप if you use it in growing as a fence around your house, trust me, have seen willow plants sprouting in the fence जिसके अंदर पानी के पास रहता है, but it is so full of life कि even if you let it grow around your house as a fence, it will sprout. So in short, it is has said that it has an ability to bounce back even if it is broken or even if it is bent. वही exactly जो अभी डॉक्टर सोनल ने समझाया विलो को एक ऑटो इम्यून डिजीज के हिसाब से, कि अगर आपकी बॉडी जा रही है
it has an ability to bounce back. And in mental symptoms we say कि willow essence एक ऐसी चीज होती है which helps you to recover even from difficult situations and adversities. तो एक वो है सिर्फ willow है. Of course, in conjunction with other remedies, we can do understand, but it is one of the last remedies and one of the most important and flexible remedies which you can use in so many things, which will be further understand from Dada again. But how does it start? Like blaming others, or it has a common mechanism. क्या है इसका common mechanism to cope mechanism? Never to take blame on yourself. Blaming others is a common coping mechanism, but trust me, it is never going to solve any situation. It is only going to damage your relationship with others. It is only going to sabotage attempts to improve your own health, to improve your own life. वो जैसे बोलते हैं ना कि if you take responsibility of your own actions and reactions, it is the only point when you grow in life, when you can improve your life, when you can actually improve your relationship with others. क्योंकि अगर आप अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, everybody knows कि to come to you for anything, for any solution. But अगर आपने किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाई, people will shun away from you. People will go away from you. उनको पता है कि ये इंसान से कुछ भी बोला तो वो सब कुछ मेरे पर ही वापस आ जाएगा. That is one reason they create a distance between their relationship. So let me share this. बोलते हैं ना कि very sulky bitterness जो complaints होती है इंसान की. So they built up so much of anger inside them कि वो एक chronic disease में बदलने लगता है. Whether it is chronic can be, trust me, can be cancer, can be rheumatoid arthritis. It can start from intermittent fever. It can start from slight pain. If it is damaging your relationship, so what is relationship? ये बहुत अच्छे तरीके से दादा ने समझाया था. Relationship means joint. So if there is any damage in the relationship, it definitely is going to attack your body. It is definitely going to attack the joints. And from here arises arthritis, rheumatism, ये सारी चीजें, pain, fever, ये सारी चीजें आती है when there is some damage in your relationship, or if you are sabotaging your own improvement of growing further in life. So you have to remove that kind of bitterness. You have to remove that kind of complaint जो आपके अंदर ही अंदर एक एंगर को बिल्टअप कर रहा है. और वो एंगर जो है इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्योंकि इफ इट इज सप्रेस इट इज रियली गोइंग टू हार्म योर बॉडी. और फिर वो धीरे धीरे करके बोलते हैं ना कि एक लिमिट के बाद आता है कि आई एम इनटॉलरेंट टू दिस food, I am intolerant to wheat. No, the person is not intolerant. It is intolerant because the body is getting intolerant slowly and sadly. तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो दादा ने शेयर किया था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम. शायद दादा को याद होगा, रिचर्ड था या एडवर्ड था. तो एक एग्जाम्पल उन्होंने ये शेयर किया था समझाने के लिए विलो को. उनका एक आदत है कि वो ये सब नहीं बोलेंगे ना, जैसे उन्होंने एक बार हमको लिखवाया था, बहुत इजीली लिखवाया था. दे नेवर अप्रिशिएट अदर्स, दे आर ऑलवेज सरकास्टिक, दे ऑलवेज आर्ग्यू, they always look out for scapegoats, they never forget, they put blame on others. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, आप समझ सकते हो, but when somebody explains you with an example, that example never leaves you, leaves your mind, leaves your thoughts, क्योंकि you can relate that example in your life. So that example was very nice, very oldest example I guess. So there was a person who was a very known backflower therapist also, and his name was Mr. Richard, I guess so. He was volunteering to build a Buddhist monastery or a meditation center, but at the same time, he was dealing with severe food sensitivity. या ये कह सकते हैं कि he was going through a restricted diet, which was very uncommon in those days. And जब वो आप इतने सारे जनों के बीच में रहते हो and you are following a particular diet, it doesn't go down well with other people in the kitchen, क्योंकि उस किचन के अंदर 100 जनों का खाना बन रहा है, और अगर एक तरीके का खाना बनेगा और एक अलग इंसान के लिए हमें कुछ और बनाना पड़ेगा, it is not an easy task. So Mr. Richard felt that
the other people in the kitchen are being hostile to him, uncaring, unfair to him. पर वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक अकेले इंसान है जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली 100 जनों के बीच में अगर अकेले का खाना बनाना पड़ेगा, इट इज नॉट इजी. तो उनको लग रहा था नो, पीपल आर बीइंग अनफेयर एंड अनजस्ट. But since he knew backlash, so he started taking Willow. And after some time, he exploded in anger and resentment. इतना ज्यादा, despite being such a calm and peaceful person, he just blasted out and he felt so embarrassed. But हुआ क्यों था? Because there was a bitterness, there was resentment, there was a hidden resentment deep inside, जो कभी ना कभी तो निकलना ही था. पर वो जब तक नहीं निकल रहा था, एक दूरी बनी हुई थी रिश्तों में बाकी के लोगों से. He was not talking to them and they were not talking to him. उनको ये लग रहा था कि these people are being unfair with me, unjust with me. ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं. You know, the damaging. क्या हुआ? दादा मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को दिख नहीं रहे हैं ना, इसलिए एक सेकंड. आवाज आ रही है पर कोई दिख नहीं रहा है. सिर्फ आपको ही आवाज आ रही है? हाँ दादा, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक सेकंड. नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही. दादा एक सेकंड, मेरे को देखना पड़ेगा. आराम से इसको. यस, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ दबा दिया था. यस, सो आई वाज वेयर कि उन्होंने वो लिया एंड बिकॉज वो जो रिजेंटमेंट अंदर था तो दैट एक्सप्लोडेड. एंड हाउ द मोमेंट Willow has a power, Willow essence has a power to shed that ego. The moment your ego is shed, you start taking responsibilities of your own action and reaction. और उन्होंने apologize किया बाकी सब जनों से. So even they felt very happy with him and they started taking care of his diet. तो बेसिकली क्या था, उनके दिमाग में था कि वो सब उसके अगेंस्ट है. वो सब ये सोच रहे थे कि नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम. सो देयर वाज नथिंग अ प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द ईगोज एंड विच क्रिएट्स जॉइंट है, तो विच क्रिएट्स ऑल द मोर पेन और rheumatoid और फीवर और intermittent फीवर जिसे भी हम चीज बोलते हैं. So Willow has a beautiful power to break the cycle of negative thoughts, या जिसे बोलते हैं to bring out the affection of emotions out, so that you can be very well acclimated with other people. जो कि हम पेट्स में भी देखते हैं ना, उनमें भी वो एक ये विलो वाली आती है. दे विल शन अवे फ्रॉम पीपल. देयर इज, यू कैन से कि ना एक कोने में बैठ जाएंगी कि नहीं, मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं. बट ऑफकोर्स इसके साथ बहुत सारी रेमेडीज जाती हैं. एंड एक चीज उन्होंने और बोली थी दादा, आपको याद है आपने बोला था कि विलो बार्क इज, जिसको च्यू करते थे हिस्टोरिकली, इट वाज यूज्ड इन फीवर के टाइम पे वो लोग विलो बार्क च्यू करते थे तो फीवर है या पेन है चला जाता था. बट टूडेज सैलिसिलिक एसिड which is formed from the willow bark, it is very well used in removing warts या बोलते हैं कॉर्न. तो इन सारी चीजों वो के विलो में से एलोपैथिक मेडिसिन बनाते हैं. हाँ दादा, एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे निकलते हाँ. हैं. तो वो बोलते हैं ना कि बर्न्ड एशेस ऑफ विलो बार्क इफ मिक्स विथ विनेगर, बिकॉज इट इज, इसमें से सैलिसिलिक एसिड निकलता है. तो इफ यू मिक्स इट विथ विनेगर, इट इज अ वेरी गुड होम रेमेडी टू रिमूव और टू सबसाइड द वॉट्स, द कॉर्न्स. तो आई गेस ऐसे धीरे धीरे करके हमारे उसमें से और चीजें निकलती जाएगी. बट फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. लेट्स गो बैक टू दादा एंड डॉक्टर सोनल. बहुत अच्छी बात की है. हाँ, Yes, बहुत दादा. अच्छा बोला. सासू जी ने बहुत अच्छा बोला. सासू जी, तूने मेरी कदर न जानी, ये विलो है. Exactly. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. मेरे स्टेप तो ठीक ही थे, आपने बजाने वाले ठीक नहीं थे, या तो आपका फ्लोरिंग ठीक नहीं था. ये विलो है. जब आपका पेशेंट, चाहे कोई भी हो, वो बोलता है कि मेरे घर में मेरी कदर नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है,
मैं अकेला हो गया हूँ, ये विलो है। आफ्टर 40 या 45, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को जब बोल देते हैं नहीं कि अब आप मुझे अच्छे नहीं लगते, ये हम्म। विलो है, उनको विलो दो, अच्छे लगने लगेंगे। आपका छोटा बच्चा जब घर का खाना पसंद नहीं करता और जिद यस। करता है कि मैं बाहर बाहर से मुझे मंगवा के दो, मैं बाहर का पैकेट खाऊंगा, बाहर की बिरयानी खाऊंगा, बाहर का ये मुर्गी चिकन खाऊंगा, उसको विलो दो, वो फिर से घर का खाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। यस दादा। यस मैडम मैम। रितु, आपने ये इतनी अच्छी बात कही कि भाई अंदर अंदर घर के झगड़े होते हैं, अंदर किसी को बुरा लग गया है, आप उसका बिहेवियर किसी को कितना भी होली दे दो नफरत के लिए, जेलसी के लिए, पर अंदर का वो फीलिंग ऑफ बीइंग अनफेयर जब तक नहीं हटाओगे ना, तब तक आपका एग्जैक्टली। होली भी काम नहीं करेगा। तो इतना ब्यूटीफुली उसने समझाया कि जब आपके पेशेंट में अगर कहीं ना कहीं होली काम नहीं कर रहा है, तो उसको विलो से स्टार्ट करो। यू नेवर नो कि पर्सन का बीइंग अनफेयर जो है वो चीज एक हट जाए, उसका इगोइज्म हट जाए, और फिर धीरे धीरे आपका होली भी आगे जाके काम करने लगे। एक बात बताऊं, जी जब दादा। हस्बैंड एंड वाइफ बहुत लंबे समय से साथ साथ रहते हैं ना, तो जिसको बोलते हैं ना, दोनों के बीच में एक अभाव सा आ जाता है। अभाव को हम्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैक। हम्म। हाँ, लैक। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हाँ, एवरीथिंग। लेक ऑफ, हाँ, हाँ, लेक ऑफ लव। तो हम लोगों में रिवाज है कि साल में एक बार या 2 बार बहू को अपने मायके भेज देते हैं एक कि महीने के 15 दिन, हाँ, 15 दिन लिए। रहो, महीना रहो। तो तब क्या हुआ है, तब दोनों को एक दूसरे की कदर होने लगती है। बिल्कुल सही बात है। तो जब ऐसा हो ना, तो यहाँ आप विलो को ट्राई करो। अभाव की, लेक ऑफ लव की सबसे अच्छी रेमेडी विलो है, होली नहीं। ये चीज कितनी अच्छी है कि हमारे पुराने लोग नहीं समझते थे भले ही रेमेडी को, बट ये एक नेचुरलनेस थी कि साल में एक बार बहू को एक महीने के लिए घर भेजो, ताकि उसमें भी ठहराव आए, उसके रिलेशनशिप में भी बढ़ोतरी आए। दिस वॉज सच ए वेरी नेचुरल चीज। मैंने एक बार विलो यूज की थी, मेरी फ्रेंड की बेटी के उसमें, पर यूज की थी फ्रेंड के उसमें ही दादा। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। उसकी फ्रेंड गेम्स खेलती थी, पर अक्सर जब हमेशा जीतती थी दादा, लेकिन जीतती थी या गलती से कभी हार जाती थी, ब्लेम डालती थी। आज वेदर खराब था, सामने वाले ने चीटिंग की, अंपायर ने ऐसा किया, आज उसका पैर दुख रहा था, आज उसके पीरियड्स थे। तो वो जो ब्लेम की आदत थी ना, तो और उसको जॉइंट पेन भी बहुत रहता था। तब मुझे याद है मैंने उसको विलो दी थी, बिकॉज विलो और होली मैं बहुत कंजक्शन में देती हूँ अक्सर। इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि वो फीलिंग होली की तो किसी और के प्रति है, लेकिन अंदर अपने अंदर क्या है वो कोई किसी को नहीं बताता है। तो उसके लिए विलो इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड मैडम। जॉइंट, एक बार क्वेश्चन ले। पहले पहले एक बार बताया था, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या है? एग्जैक्टली। जॉइंट। पूरा फैमिली। बट अगर आप छोटे फैमिली से हो, तब भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बच्चे के साथ जुड़े हुए हो। तो जहां आपका तालमेल, आप सबके साथ अच्छा नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपके जॉइंट में पेन आने लगता है। एग्जैक्टली। यहाँ भी होली और विलो वर्क करेगा। राइट था। मैडम मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन है। एक दीपा दीपा पूछ रही है, इन बैक फ्लावर व्हाट इज गुड ऑप्शन फॉर ऑटो इम्यून। मैडम आपका सवाल देखिए, ऑटो हाँ। इम्यून ऐसी चीज है कि जिसको के कारण नहीं पता चलते, उसका कोई भी रीजन नहीं कि ऑटो इम्यून क्यों आता है। कोई बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री से आता है, कोई बोल रहे हैं स्ट्रेस की वजह से आता है। तो अगर आपको ऑटो इम्यून हो जाता है, तो देर इज हार्डली एनी मेडिसिन विच वुड वर्क। तो आई वुड यहाँ सजेस्ट कि आप कोई मैडम जी, मेडिसिन यूज यहाँ करो। दीपा मैडम को बोल दो, अगर आपके पास ऑटो इम्यून का पेशेंट है, तो उसके पूरे सिम्टम हम लोगों को
व्हाट्सएप पे भेज दे, क्योंकि बेच फ्लावर मेंटल सिम्टम्स पे ही वर्क करता है, यस Exactly. ओनली वन दादा, लाइन पे नहीं। ऐसे ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ऑलमोस्ट विलो आ गया है, इसके बाद और कोई मेडिसिन नहीं बची है, हालांकि रेस्क्यू एक बची है। तो दिस हाँ, वुड बी आवर सेकेंड लास्ट सेशन, और शायद आखिरी सेशन ऑफ द एंटायर बैक फ्लावर मेडिसिन की सीरीज का। सो नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट सैटरडे से मैं अपने यूट्यूब चैनल में एवरी सैटरडे